हेलो दोस्तों, मैं विक्रांत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विक्रांत में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम पढ़ेंगे आज राज्य के नीति निदेशक तत्व में अनुच्छेद 38 से 51 तक। दोस्तों, हम राज्य के नीति निदेशक तत्व को अनुच्छेद को पेयर बनाकर याद करेंगे। जैसे अनुच्छेद 38 से 39 का, 40 से 43। दोस्तों, ऐसे पेयर बनाकर हम याद करेंगे। और हम अनुच्छेद 38 देखते हैं। इससे पहले हमने 37 तक ख़त्म कर दिया था और अनुच्छेद 38 है। अनुच्छेद 38 तीन प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। तीन प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय। सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्यायों की चर्चा करता है। अनुच्छेद 38 समाज में किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न हो। और राजनीतिक न्याय, जैसे किसी भी प्रकार से व्यक्ति को राजनीति में वोट का अधिकार जैसे होता है, मत का अधिकार, राजनीतिक अधिकार हो सकता है। जैसे मत का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्रदान किया जाना चाहिए। जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार से आर्थिक न्याय, किसी भी व्यक्ति को उत्पादन के साधनों पर विशिष्ट अधिकार नहीं प्रदान होना चाहिए। सभी प्रकार से असमानता नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार से आर्थिक असमानता नहीं होना चाहिए। यह अनुच्छेद 38 कहता है। सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, तीन प्रकार के न्यायों की चर्चा करता है अनुच्छेद 38। अब दोस्तों, हम अनुच्छेद 39 देखते हैं। अनुच्छेद 39 है समान कार्यों के लिए समान वेतन। समान कार्यों के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 39 किसी भी व्यक्ति को, चाहे महिला हो पुरुष हो, एक काम के लिए यदि कोई काम एक समान है तो उन्हें वेतन के आधार पर किसी भी प्रकार से भेद विभेद नहीं करना चाहिए। सभी को समान वेतन देने का नियम कहता है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 समान वेतन का नियम है, समान वेतन का नियम कहता है। दोस्तों, अनुच्छेद 39 का पहले देखते हैं। दोस्तों, अनुच्छेद 39 समान न्याय की अवधारणा बताता है। समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है अनुच्छेद
39 का अनुच्छेद 39 का को संविधान के संशोधन में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 96 के द्वारा अनुच्छेद 39 का को जोड़ा गया है। यह गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है तथा समान न्याय की बात करता है। अब दोस्तों हम अनुच्छेद 40 को देखते हैं। अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 अनुच्छेद 40 दोस्तों अनुच्छेद 40 है ग्राम पंचायतों का गठन। दोस्तों अनुच्छेद 40 गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारे गांव को जितना भी स्वतंत्र बनाया जाएगा, जितना भी मजबूत शक्तिशाली बनाया जाएगा, उतना ही देश आगे बढ़ेगा। इस कदम के लिए महात्मा गांधी जी का सपना था कि ग्राम पंचायतों को स्वयं अपने अधिकार दिए जाए। इसलिए संविधान में ग्राम पंचायतों का गठन 1992 से त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, ताल्लुक और जिला लेवल पर तीन प्रकार के पंचायतों का गठन किया जाता है। जिसमें है गांव स्तर पर और ताल्लुक स्तर पर और जिला स्तर पर तीन प्रकार के पंचायतों का नियम बनाया जाता है। ग्राम और ताल्लुक और जिला लेवल पर तीन प्रकार से ग्राम पंचायतों के गठन की अवधारणा को बनाया जाता है। दोस्तों अनुच्छेद 40 से हम 43 तक का जोड़न में पढ़ रहे हैं। अब अनुच्छेद 41 देखते हैं। अनुच्छेद 41 दोस्तों अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। काम पाने का अधिकार कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार। राज्य अपनी शक्ति के अनुसार कुछ दशाओं में सभी व्यक्तियों को रोजगार के साधन प्रदान करेगा। अब अनुच्छेद 42 देखते हैं। अनुच्छेद 42 है मानवीय दशाओं में कार्य। मानवीय दशाओं में कार्य। मानवीय दशाओं में कार्य। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम पाने का अधिकार और अनुच्छेद 42 है मानवीय दशाओं में कार्य पाने का अधिकार। मानवीय दशाओं में कार्य पाने का मतलब है
कि व्यक्ति को जहाँ भी काम मिला है वह मानव के लिए ठीक है या नहीं है। मान लीजिए जैसे वहाँ पर आपको काम मिल गया पर वहाँ पे इतनी गंदगी है, वहाँ पर काम किया ही नहीं जा सकता है, किसी भी प्रकार से वहाँ पर खतरे की संभावना है। इस प्रकार से जो काम मिलता है वह अनुच्छेद 42 में रोकने का कार्य है। अनुच्छेद 42 है मानवीय दशाओं में कार्य का, अर्थात मानव के लिए जो ठीक हो, स्वास्थ्य के लाभदायक हो, वही काम प्रदान होने चाहिए। और स्त्री प्रसूति की सुविधा उपलब्ध हो, प्रसूति की सुविधा उपलब्ध हो, यह अनुच्छेद 42 है। अब दोस्तों अनुच्छेद 43 देखते हैं। अनुच्छेद 43 दोस्तों, अनुच्छेद 43 है जीवन निर्वाह मजदूरी। जीवन निर्वाह मजदूरी, जीवन निर्वाह मजदूरी। दोस्तों यहाँ पर अनुच्छेद 41 में काम मिल गया और इसमें मानव के लिए जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं उसमें काम मिल गया अनुच्छेद 42 में। अब 43 में है जीवन निर्वाह मजदूरी। ऐसी मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए जिससे व्यक्ति का जीवन कम से कम चल सके, मनुष्य का जीवन यापन हो सके। ऐसी मजदूरी मिलनी चाहिए जिससे मनुष्य का जीवन हो चल सके, जिसमें खाने की सुविधा मिल सके, कम से कम खान पान की सुविधा हो सके, उनके बच्चों के लिए शिक्षा का व्यवस्था हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं का शिक्षा का साधन हो सके और स्वास्थ्य सेवाओं का मिल सके। इन प्रकार से जीवन निर्वाह मजदूरी है। अब दोस्तों अब हम देखते हैं अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 को हम वैसे ही याद करेंगे, किसी पेयर में इसको नहीं बनाएंगे। अनुच्छेद 44 को हम बिना पेयर के याद करेंगे। दोस्तों 44 देखते हैं। अनुच्छेद 44 को हम ऐसे ही याद करेंगे। अनुच्छेद 44 है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता सभी धर्म के लोगों के लिए अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बनाने की बात करता है। देश में सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानूनी अधिकार होने चाहिए, जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में बनाया जा चुका है, लेकिन अभी कई अन्य धर्मों के लिए ऐसा कोई अधिनियम नहीं बनाया गया है। 1986 में दोस्तों 1986 में शाहबानो मामले में 1986 में 1986 में शाहबानो 1986 में शाहबानो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि समान नागरिक संहिता के लिए कानून बनाया जाए, पर सरकार ने उस समय भी कोई निर्णय नहीं लिया। इसके बाद सरला मुद्गल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि समान नागरिक संहिता के लिए कोई उपाय किया जाए, तब भी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इसलिए अभी तक पूरे देश में ऐसा भी
कोई कानून नहीं बनाया जा चुका है जो समान नागरिक संहिता की, सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता की बात करता हूँ। अभी तक अनुच्छेद 44 पूरे तरीके से नहीं लगाया जाया है। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45। दोस्तों अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है। निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, उनके स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, पालन पोषण की बात करता है। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए 6 वर्ष से कम बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, पालन पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है। दोस्तों इसे 86वें संविधान संशोधन 2002 में शामिल किया गया है। इसके पहले इसमें 6 से 14 वर्ष तक बालकों के निःशुल्क शिक्षा की बात करता था, लेकिन इसे उठाकर संविधान के मूल अधिकार में भाग 3 में अनुच्छेद 21 का में रख दिया गया। मूल संविधान में इसे उठाकर अब 21 का में रख दिया गया है, जिससे अब यहाँ पर खाली स्थान को 6 वर्ष से कम निःशुल्क बच्चों की शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 45 इसमें पालन पोषण शामिल है। 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए पालन पोषण, स्वास्थ्य सेवाओं और निःशुल्क शिक्षा की बात तो करता ही है। यह अनुच्छेद 45 है। निःशुल्क शिक्षा, 6 वर्ष से कम बच्चों के निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, पालन पोषण आदि प्रकार से यह अनुच्छेद 45 बताता है। इसमें हम शामिल कर सकते हैं, जैसे पोलियो जो था, पोलियो अभियान को शामिल कर सकते हैं। इनके स्वास्थ्य सेवाओं के देखने के लिए पोलियो अभियान को चलाया जाता है, जिससे अब भारत पोलियो मुक्त देश बन चुका है। अब भारत पूर्णतः पोलियो मुक्त देश बन चुका है। अन्य प्रकार से अभियान चलाए गए थे इसमें। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 46। SC ST पिछड़े वर्ग जो भी किसी प्रकार से समाज में पिछड़े लोग हैं, उन्हें आर्थिक सहायता या किसी विशेष प्रकार की सहायता देकर उन्हें समाज के अन्य वर्गों के साथ बराबर करने SC ST पिछड़े वर्गों को सबके साथ मिलाकर, सबके साथ समाज में सम्मिलित करके उन्हें भी समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करता है अनुच्छेद 46। इसी प्रकार SC ST को जो भी आरक्षण की व्यवस्था उसे भी इसमें शामिल किया जा सकता है। अनुच्छेद 46 में
SC, ST, OBC तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अन्य किसी भी प्रकार से जो समाज में पिछड़े लोग हैं उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए यह अनुच्छेद 46 बताता है। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 बताता है कि पोषण स्तर, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, नशीली दवाओं, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना, नशीली दवाओं, मादिरा आदि पर प्रतिबंध लगाना, औषधि प्रयोग के अलावा इन सब पर प्रतिबंध लगाना, मादिरा, शराब, अन्य प्रकार से मादक पदार्थ जो भी हों उन्हें औषधीय के गुणों के अलावा, औषधीय प्रयोग के अलावा उनका किसी भी प्रकार से व्यापार नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा। यह अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 47। अब दोस्तों अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाता है। दुधारू पशुओं के बलि पर रोक लगाता है, उनकी नस्लों को सुधारने का प्रयास करवाता है, उनकी नस्लों को बढ़ावा देता है, दुधारू पशुओं की नस्लों को बढ़ावा देता है। कृषि एवं पशुपालन पर बल देता है, जिससे किसानों की दशा में सुधार हो सके। इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 48 का। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण एवं वन प्रबंधन। दोस्तों अनुच्छेद 48 का इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48 का कहता है कि पर्यावरण एवं वन संरक्षण पर हमें ध्यान देना चाहिए। हमें वन संरक्षण एवं पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। अब दोस्तों हम आते हैं अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय। दोस्तों अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, संग्रहालय, किसी भी प्रकार से जो भवन है राष्ट्रीय महत्व के, उन पर ध्यान देना सरकार का दायित्व है। राष्ट्रीय महत्व के विषय, चाहे संग्रहालय हो, स्मारक, लाल किला जैसे हो जाए, लाल किला हो, ताजमहल हो, किसी भी प्रकार से राष्ट्रीय महत्व के जो विषय हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50। दोस्तों अनुच्छेद 50 कहता है कि कार्यपालिका एवं न्यायपालिका को कार्यपालिका और
न्यायपालिका। कार्यपालिका और न्यायपालिका को दोनों को एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। किसी भी प्रकार से दोनों में किसी भी कार्य को लेकर विभेद नहीं होना चाहिए। इसे याद करने के लिए जो ट्रिक है दोस्तों, 50-50% दोनों की हिस्सेदारी होती है। इसलिए इसे ऐसे याद किया जा सकता है कि दोनों में समान भेद